हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा वीडियो है। आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ अपभ्रंश। हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी में। तो आज मेरा दूसरा सेशन है जिसमें आपको अपभ्रंश बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आते हैं टॉपिक पर। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है और इनमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य जारी रहा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पतन। आप जानते होंगे हिंदी का विकास कैसे होता है। आप समझते होंगे हिंदी की आद्य जननी संस्कृत को कहते हैं और हिंदी का जन्म अपभ्रंश को ही माना जाता है। हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले संस्कृत आती है, उसके बाद पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, अवहट, उसके बाद आपका प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी आती है। तो बात ये होती है कि अपभ्रंश का अगर काल देखा जाए तो प्राकृत के उत्तरवर्ती और अवहट के पूर्ववर्ती का काल माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम कवि जो हैं, प्रथम कवि स्वयंभू जी को माना जाता है, जिनकी प्रथम रचना है पाउमचेरी, जो हिंदी में इसे राम काव्य कहते हैं, राम्य काव्य कहते हैं। इसलिए इन्हें हिंदी अपभ्रंश का, हिंदी अपभ्रंश की वाल्मीकि, हिंदी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किनको? स्वयंभू को। तो हिंदी अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, जिनकी रचना पाउमचेरी है, जो हिंदी में रामकाव्य के नाम से जानते हैं। हिंदी अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर देखा जाए तो किसको कहते हैं? स्वयंभू जी को कहते हैं। इनमें अन्य रचना जो है पुष्पदत्त थे या पुष्पदत्त थे, धनपाल थे, सरहापा थे, तमाम इसमें जो है अन्य कवि हैं, लेकिन पूरा श्रेय किसको जाता है? स्वयंभू जी को जाता है। हिंदी अपभ्रंश का अगर भेद करें तो इसका अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का भेद से निकला हुआ है आपका भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो अपभ्रंश आप जानते होंगे कितने होते हैं, इसके 7 भेद होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो सौर सैनी, सौर सैनी के बाद अर्धमगधी, फिर मगधी, बराचड़, पैसाची, खस और महाराष्ट्री। अगर बातें की जाए अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश को मैंने 7 कैटेगरी में बांट दिया है। इसके कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन होता है। इसके प्रथम कवि स्वयंभू, जिनकी प्रथम रचना पाउमचेरी, जो हिंदी में रामकाव्य के नाम से जानते हैं, और इन्हें ही वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्यकाल अगर साहित्य में, लिटरेचर में इसे लिया गया है तो 8वीं से 13वीं सदी तक जारी रहा। और इससे पहले काल अगर देखा जाए तो 5वीं सदी से 10वीं सदी यानी 500 ईस्वी से लेकर 1000 के मध्य का कार्यकाल था। सौर सैनी के अंतर्गत कितने आर्य भाषाएं आते हैं? तो आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ये बातें आती है भारतीय आर्य भाषा की। राजस्थानी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं? तो आप क्या बताओगे? सौर सैनी के अंतर्गत 3 आते हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। अर्धमगधी में केवल क्या आता है? पूर्वी हिंदी। मगधी में बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ये आपके आते हैं 4 इसमें। ब्राचड़ में आपके, अगर ब्राचड़ की बात की जाए तो ब्राचड़ में सिंधी आता है, सिंधी। पैसाची में पंजाबी, लहदा। खस में पहाड़ी, महाराष्ट्री में मराठी।
तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदी अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। हिंदी अपभ्रंश के भेद 7 होते हैं: सौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, ब्राह्मण, पैसाची, खस और महाराष्ट्री। सौरसैनी के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। मगधी अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, मगधी में बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ब्राह्मण में केवल सिंधी आती है और पैसाची में पंजाबी और लहदा आता है। खस पहाड़ी, जितने पहाड़ से जो पहाड़ पे रहते हैं उसे पहाड़ी कहा जाता है, यानी खस पहाड़ी में आता है। महाराष्ट्री मराठी आता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये हमारे थे अपभ्रंश के भेद और भारतीय आर्य भाषा, इतना कैटेगरी किया गया। अब इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब इसी में उपभाषाएं बोलियां भी आती हैं। उपभाषा कितने हैं? उपभाषा 5 होते हैं, इसी में से ले लिया जाता है। उपभाषा 5 कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी आपके हो जाते हैं। जिनमें से अगर देखा जाए तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी आता है, और बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आता है। तो अर्धमगधी में इतना चलते हैं, आगे बता रहे हैं।